अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, हमारा प्रोग्राम भी देखेंगे और ख़ूब इससे बहुत सी चीज़ें जो है वो भी सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो जनाब आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी एडवाइस के साथ ही करते हैं, जिससे मुझे तो फ़ायदा हो ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा अज़ाब है ना वो सोच का अज़ाब है, और सबसे बड़ा मसला भी सोच का ही मसला है। इससे मुराद ये है कि हम इंसानों ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत से अज़ाब और मसले ऐसे पाल रखे होते हैं जो हकीकत में एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, जो सिर्फ़ हमारे जहन में होते हैं, और हमें लगता ये है कि वो मसले वाक़ईतन मौजूद हैं। यही वजह है कि हम सफ़र करते हैं और मुसलसल हकीकी मसलों से भी ज़्यादा शिद्दत की जो तकलीफ़ होती है ना वो सहते रहते हैं। और ये मसला उन तमाम लोगों के साथ है, मुझ समेत, जो नफ्सियाती तौर पर बंधे हुए होते हैं, या यूँ कह लें कि जो लोग कैद महसूस कर रहे होते हैं और फ्रीली अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। इस मसले का ताल्लुक़ हमारे बचपन से होता है। वो लोग जिन्हें बचपन में मोहब्बत नहीं मिलती है या जिन्हें बहुत ही कम एक्सेप्टेंस मिलती है, उनके साथ ये मसला ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी सूरत में जब बच्चों को मोहब्बत नहीं दी जाती है ना बचपन में, कि उनकी शख्सियत के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो सेल्फ़ डिफेंस मैकेनिज़्म बनाते हैं अपने अंदर ही, और ख़ुद को मुआशरे से बचाने के लिए ना इन मैकेनिज़्म का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसको अपना आप एक्सप्रेस करने की आदत ही नहीं है, या यूँ समझ लें कि वो जब अब एक्सप्रेस करता है तो उसको डांट पड़ जाती है, या उसे सवाल करने पर मार पड़ती है, तो वो सारी ज़िंदगी ना सवाल करते हुए डरता है, या वो खामोश रहने को अपनी आदत बना लेता है, तरजीह देता है, और उसे ये लगता है कि शायद वो जब भी बात यहाँ पर किसी से सवाल करेगा ना तो वो किसी किस्म के ख़तरे में ज़रूर पड़ जाएगा। और ये मसले बचपन में होते हैं, मगर सारी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यही वजह है कि बहुत से लोग एक मुसलसल डिनाइल या फिर रिजेक्शन के फ़ेज़ में सारी ज़िंदगी के लिए पड़े रहते हैं, और वो इस तरह ज़हनी उलझनों का शिकार होते हैं जैसे वो अभी भी बच्चे ही हैं। इंसान बहुत से मसलों पर अपने वक्त के साथ साथ ना काबू पा लेता है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता रहता है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो उन पर काबू पाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो हमें करने चाहिए। कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बिहेवियर को स्टडी करना है, ख़ुद अपने ऐसे एक्शंस को तलाश करना है जो हमें नहीं करने चाहिए, या फिर जो हम बस इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमें एक ख़ास किस्म का खौफ होता है। याद रखें कि जो नफ्सियात है ना, जितने भी मसले हैं हमारे, वो ये मामूली नहीं होते हैं। जो भी नफ्सियात से रिलेटेड मसले होते हैं, इनसे निमटने के लिए अच्छी खासी ज़हनी एनर्जी खर्च करना पड़ती है, मुसलसल सोच विचार करना पड़ता है और अपने मुतालिक एक कॉन्शियस रहना पड़ता है, और तब जाकर ये मसले हमारी ज़ात में से ख़त्म हो सकते हैं। और बहुत वक्त लगता है इसके ऊपर, और अगर ख़ुद किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर आप कोशिश करें, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से उस्ताद मौजूद हैं, किसी दोस्त से आप मदद ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस आपके पास। आखिरी बात ये याद रखें कि जैसे बहुत से मसलों का हल हमारी अपनी ज़ात के पास होता है ना, बिल्कुल इसी तरह इसका हल भी हमारे अंदर ही मौजूद है। इसलिए मैंने मुसलसल कोशिश की है कि ख़ास तौर पर मैं आपसे इस हफ़्ते इसी मौजू पर बात करूं। वैसे भी कहा जाता है कि खुदी, सेल्फ़, खुदशनासी, ये ऐसे दिलचस्प और अहम टॉपिक्स हैं कि इन पर जितनी बात की जाए ना वो उतनी ही कम लगती है, क्योंकि ये इतनी डाइवर्सिटी है इनके अंदर, और इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं कि हर एस्पेक्ट्स को आपके सामने लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने डिस्कस किया जाए, आप लोगों को बताया जाए, और उसका हल भी एटलीस्ट आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए कि आप उसको किस तरह हल कर सकते हैं। तो आज ये है कि आपने अपनी नफ्सियात को किस तरह बेहतर रखना है, और अगर आप किसी भी इस तरह की उलझनों, मुसीबतों, परेशानियों का शिकार हैं तो आप ज़रूर किसी के साथ कंसल्ट करें, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब हो सकती है। ऑब्वियसली आप डेली रूटीन आपकी ख़राब होगी, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, आप
उन्हीं उलझनों में, उन्हीं ट्रॉमास में फंसे रहेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकते हैं। हर किसी के साथ कहीं ना कहीं ट्रेजेडी ज़रूर होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर कोई किसी का बचपन अच्छा गुजरता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन बहुत अच्छा गुजरता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनका बचपन, और वो प्रॉन टू प्रॉब्लम्स होते हैं ज़्यादा, कि वो ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं कि अगर माँ बाप हमसे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं या माँ बाप हमारे ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के दिलों में बैठ जाती हैं और ये बचपन से बैठती हैं, और ये जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और ये उनके साथ चीज़ें उनके दिल में रहती हैं, उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, और बाद में जाके लेटर ऑन उनकी ज़िंदगी में इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और मेंटली आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं इसकी वजह से, और मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी गुजरना आपको पड़ता है अगर आप इस तरह की चीज़ों को साथ अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते जाएंगे। तो इसलिए आप किसी प्रोफेशनल बंदे से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब से कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन एक तरीका है। और दूसरा ये कि इसमें आपके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, आप अपने दोस्तों से एक बहुत अच्छे थेरेपी आपकी कर सकते हैं बग़ैर पैसों के, और आपको वक्त भी उतना ही दरकार होगा जितना आपको चाहिए है। तो इन चीज़ों का भी ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं लेकिन उनको ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जनाब, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जनाब इसकी शिद्दत ना सिर्फ परेशानी का बायस बनती है बल्कि इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा होता है, जो नींद में बेचैनी, थकावट और दिमागी थकन की वजह भी बनता है। गर्मियों में जो मौजू ग़िज़ाओं का इंतखाब है उसको करके हम जिस्म को पानी की कमी से भी महफूज रख सकते हैं। दूसरा ये हल्का फुल्का ठंडा और क़ुव्वत बख्श भी रख सकते हैं। दूसरा इसके अलावा इस मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल या फिर उनके जूसेस का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इस मौसम में एक बेहतरीन ग़िज़ा भी होते हैं। जैसे कि आजकल तरबूज है, फ़ालसा है, नारियल का पानी आप पी सकते हैं, नींबू पानी का इंटेक कर सकते हैं, और इसके अलावा कच्ची लस्सी या फिर गन्ने का रस जिसको रो भी कहा जाता है वो भी पीने से मैदे की गर्मी दूर होती है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है, और क्या ऐसा करने से जिस्म में पानी का जो तनासुब है वो भी बरकरार रहता है, या हमें फिर भी अपना पानी का जो इंटेक है जो कहा जाता है 8 से 10 ग्लास वो भी हमें पीने हैं। और दूसरा ये कि विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें मिलते हैं। जिस्म में पानी का तनासुब बरकरार रखने से हमारे जो बाकी ऑर्गन्स होते हैं वो भी अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं और हमें हीट स्ट्रोक से भी बचने में मदद मिलती है। तो आज हम इस सेगमेंट में यही बात करेंगे कि हमें कौन कौन से ऐसे नेचुरल ड्रिंक्स जो हैं वो पीने चाहिए जो हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी दे रहे हैं और बाकी हमें हीट स्ट्रोक से भी बचाएंगे और हमें इस गर्मी से भी वो बचाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए समरा साबिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समरा, गर्मी इतनी ज़्यादा है, अभी तो ये मई का महीना इतना ज़्यादा गर्म है, आगे जून में क्या होगा? सुबह सुबह 6 बजे इतनी धूप और इतना सूरज मुंह पे आ रहा होता है। एग्जैक्टली। तो आगे आने वाले जो दिन है उसमें पता नहीं क्या हमारा हाल होने वाला है। खैर, तो इस गर्मी से बचने के लिए हमने क्या करना है, किस तरह कह लें कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को हमने कूल डाउन रखना है, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ या कौन कौन से ऐसे हमने मशरूबात का इस्तेमाल करना है। अच्छा, चलिए आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसे ड्रिंक्स शेयर करूँगी जो कि खुद भी मैं अपने लिए मैंने पर्सनली बनाई हुई हैं, जो मैं खुद ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने हर एक की अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैं खुद से कल मैंने बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि अच्छा मेरे न्यूट्रिशन होने का कोई तो फ़ायदा हो, मैं खुद कुछ अपने लिए ये काम करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सौंफ ली 1 पाव, और मैंने जो है ना उसके अंदर मैंने हल्का सा काला नमक लिया, अच्छा, और इलायची। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को लेके मैंने ग्राइंड कर लिया। ओके। आधा पाव, आधा पाव मैंने इलायची ली, आधा पाव मैंने सौंफ ली। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। जब ग्राइंड हो गया फिर मैंने आधा टीस्पून जो है ना काले नमक का अंदर मिक्स कर दिया। और जस्ट आपने इनका जो पाउडर बन जाएगा ना, फिर आप इसको एक डिब्बी में डाल लें और फिर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच घोल के, इतने मज़े की वो ड्रिंक लगेगी। और एक सबसे पहली बात ही इकोनॉमिकल है।
अच्छा, ठीक है, आपको जो महंगे मशरूबात और शेक्स और जूसेस, कोई फ्रूट्स अफोर्डेबल नहीं, और एक ये कि ये आपके स्टमक को बहुत ठंडा रखता है, ठीक है। और ये एक नेचुरल चीज़ है, आपको पता है वैसे भी सौंफ बहुत अच्छी होती है आपके वेट लॉस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ के लिए और आपके स्टमक के लिए। तो ये मैंने सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स लिए थे। अच्छा, ठीक है, इलायची और सौंफ। इलायची और सौंफ। वैसे भी तो इलायची वाला शरबत आजकल पिया जा रहा है ना बहुत ज्यादा। और वो जो बाहर का है, जो बाहर के बने हुए हैं या कुछ वो किसी ब्रांड का लेके आते हैं, लेकिन उनके अंदर शुगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप बाहर से भी कोई ऑलरेडी आप अपने ठेले वाला या कहीं आसपास कहीं भी कुछ बन रहा है, उसके अंदर भी बहुत हाई अमाउंट में शुगर होती है। तो मैंने सिर्फ यही 2 चीज़ें ली। हाँ, अगर किसी ने अपना वेट गेन करना है तो वो ड्यूरिंग ड्रिंक के अंदर शुगर ऐड कर ले। अच्छा, अदरवाइज सौंफ जब आपने डाल लिया या आपने वो इलायची डाली है, वो खुद इटसेल्फ एक मीठा बन जाएगा। अच्छा। तो आपको शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ओके। तो फिर भी काला नमक डाल के भी आपको हल्का सा ना मीठा मीठा ही लगता है, हल्का सा उसको ठंडा करो और वो इतने मजे की ड्रिंक आप निहार पे सुबह उठते ही उसको पियो। अच्छा। आपके 4-5 घंटे आपका स्टमक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। उसको अपने साथ, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में साथ बॉटल में लेके जाओ। इकोनॉमिकल है। यहाँ तो ये हो ना कि आप वो पाउडर बिल्कुल डिब्बी साथ रख लो, जहाँ पे पानी मिले साथ में ले लो। और एक हमारा ये बड़ा है कि हम लोग जो है ना चारों मगज शॉप से लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तरबूज और जो है खरबूजा ये खा के इसके बीज फेंक देते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। और वो भी तो इन्हीं के बीज होते हैं ना, जो हम खुद जाके लेके आते हैं। तो exactly. हमारे वाटरमेलन में और खरबूजे के अंदर इनकी जो मेन फंक्शन है ना, वो इनके सीड्स की वजह से ही है, और हम वही वेस्ट कर देते हैं। हाँ। आप जो है ना वो ले खरबूजे के बीज ले, अंदर से पूरा वो निकलता है ना। हाँ। सेम उसको निकाला और अपनी मशीन में डाल दिया, ठीक है, जो जिसमें आपने ग्राइंड करना है। अच्छा, जूसर में, ठीक है, जूसर में डालना। हाँ, शेक वाली में। उसके अंदर साथ ही आपने खरबूजे के 2 पीस काटने, वो डाल देना, 1 गिलास पानी का, हल्का सा गुड़, मतलब वो पूरा जूस के अंदर जो वो पूरा जो पीस होता है ना, हाँ। ऐसे हाथ से आपने वॉश करके निकाल के अपनी मशीन में ग्राइंडर में डाला। हाँ। साथ में 2 पीस खरबूजे के डाले। अच्छा। हल्का सा गुड़ या शक्कर या ब्राउन शुगर, इट्स अप टू यू। अगर आपको वेट गेन करना है, आप चीनी डाल लो, आप गुड़ डाल लो, आप शक्कर डाल लो, ब्राउन शुगर डालो, साथ में आप थोड़ा सा पानी ऐड करो। अच्छा। तो ग्राइंड करो और छान के पी लो, वो आपका जूस तैयार हो जाएगा। बिल्कुल जूस तैयार हो जाएगा। एक वो हाईली आपके पास ओमेगा 3 रिच सोर्स है, जो आप फिश ऑयल्स और आजकल गर्मी के लिए आप लोग स्किन के ऊपर वो उसके लिए फ्लेक्सीज का मास्क लगा रहे हो, आजकल बड़ा वो वायरल हुआ। अब मेरा ये मानना होता है कि मुंह पे लगाने से बेहतर है उसको खा लो, उसको खा लिया जाए। बिल्कुल, उसको खा लो, ठीक है। अब वही सीड्स आप लोग वहां पे लेके सिर्फ खरबूजा खा रहे हो, सीड्स फेंक रहे हो, आप फिर शाम को वो बाहर से पैसे देकर परचेज करने भी जा रहे हो। हमें खुद भी अपनी सेविंग करनी नहीं आती है। खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, इनकी जो मेन फंक्शन है ना, इनके सीड्स में ही होती है। अच्छा, मतलब तरबूज के भी हम लोग सीड्स खा सकते हैं? वही तरबूज, वही तो खाना है वाटरमेलन में, खाने वाली चीज ही वो है, इसके सीड्स। इसके अलावा जो लेकिन हम तो तरबूज खा रहे होते हैं और सीड्स को ना साइड पे फेंक देते हैं। वो सीड्स मुंह से निकाल के फेंक देते हैं, या आप पहले ही वो सारी चीजें अलग कर देते हो। जो आप बाकी खा रहे हो वो जस्ट एक आपका वाटर कंटेंट है, थोड़े से कुछ मिनरल्स हैं, जो आपके प्रॉपर ओमेगास हैं, आपके टोटल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे सीड्स के अंदर। ओके, आपने उन सेम उसके वाटरमेलन के भी सीड्स सारे निकाल लें, ठीक है, या वैसे ही आपने उसको पानी में डालना है, थोड़ा सा बीच में वाटरमेलन डालना है, पानी ऐड किया, हल्का सा काला नमक, आपकी मर्जी। आप उसको मीठा बनाना चाहो तो शक्कर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, नमकीन बनाना चाहो तो आप लेमन और नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। ये 3 ड्रिंक्स मैंने आपको बताई हैं, ये इकोनॉमिकल भी है। खरबूजा हो गया या वाटरमेलन, ये हर घर में आजकल खाया जा रहा है, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स भी है। तो फिर आप इसको खा रहे हो, आप इसको साथ में आप इसका एक मजेदार सा जूस भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तरबूज के साथ ही हम उसके वो बीज भी मतलब खा जाते हैं तो वो भी बेहतर है। वो अगर आपने जूस नहीं पीना, अगर आपने खाना है तो वो ज्यादा बेहतर, आप साथ में उसको बीज भी खाओ। गर्मी से बचने के लिए सिर्फ हमें ये पानी की या सिर्फ कुछ फ्रूट की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। और ये हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं, भाई ये तो सीड्स हैं, ये तो गर्म है, ये गर्मियों का मौसम है, गर्मी पहले नहीं पड़ रही है। देखो, ठंडा गर्म का ऐसे इतना कोई कंसेप्ट नहीं होता है। असल में मसला यहाँ पे ये होता है कि हमें थ्रू आउट लाइफ इन चीज़ों की आदत नहीं होती।
अब गर्मियों में वो सीड्स नहीं खा रहे हो, अब सर्दियों में वो खा रहे हो, तो आपको लगेगा कि शायद ये सर्दियों के लिए बने हुए हैं। अगर आप अपनी थ्रू आउट लाइफ में हर सीजन में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपकी स्किन को, आपके स्टमक को, आपकी बॉडी को वो सूट करेगा। तो सीड्स आप जो बाजार से लेने जा रहे हो, आप आजकल वही घरों में खा रहे हो फ्रूट्स के फॉर्म में, तो उनका भी साथ इस्तेमाल करें। इवन दो कि हाँ हम यही घर पे खा सकते हैं और हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये मुझे बताएं कि जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है या फिर जिनको दिल की बीमारी है, तो वो किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये जो मैंने 3 ड्रिंक्स आपको बताई हैं, ये तीनों उनके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, 100%। रिपीट कर देती हूँ, एक मैंने बताया था आपको सौंफ और इलायची का, खरबूजे का और तरबूज का, ठीक है, ये तीनों बेस्ट है। इसके अलावा आप कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें लेकिन बिना मलाई के। आपने दूध के ऊपर मलाई जो होती है उसको आपने सेपरेट कर देना, लो फैट मिल्क की आपने कच्ची लस्सी बना के पीनी है। या आपने दही वाली लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, मीठी करना चाह रहे हो, नमकीन करना चाह रहे हो, बट वो भी लो फैट में हो, मिल्क के साथ या दही के साथ। दही के साथ आपका लो फैट दही हो, आपने दही अगर आपने बनाया उसके ऊपर उसकी मलाई हटा देनी है और फिर आपने उसके अंदर पानी ऐड करके आप वो भी पिए, आपका स्टमक बहुत अच्छा रहेगा और वो वैसे भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है। अच्छा, मतलब दही या कच्ची लस्सी? या कच्ची लस्सी भी, दही वाली लस्सी भी और सिंपल दही भी, उसके लिए भी आपके स्टमक के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मशरूबात ही। आपने क्या करना है, दही लेना है, उसके अंदर एक केला काटना है, यही चारों मगज़ के बीज थोड़े से डाल देने और आप उसको वैसे खा लो। हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी खा सकते हैं। एग्जैक्टली यही सेम चारों चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, किसी ने वेट लॉस करना, जो भी जिसका सिनेरियो है, और वैसे भी गर्मियों में अमूमन हर चीज़ सूटेबल इंसान को कर जाती है, तो ये हर इशू के लिए जो मैंने आपको बताई है, आप किसी भी इशू में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं। लेकिन शुगर के पेशेंट जो है वो किस तरह का जूस या इस तरह के मशरूबात लें, बिकॉज उनको तो ये मना होती है ना? हाँ, वो उनके लिए ये है कि जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं ना, अब वो होते हैं, जैसे आजकल हमारे पास आड़ू है, हाँ जी ठीक है, आड़ू है हमारे पास, आजकल बेरीज हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो भी आएगी अभी वो चेरी भी है, और एक और फ्रूट होता है, मेरे माइंड से उसका नेम स्किप हो गया। बहुत सारे जो विटामिन रिच फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो होगा, उसको आपने क्या करना है, सिर्फ 1-2 पीसेस लेने, पानी डालना है, हल्का सा काला नमक डालना है, उसको ग्राइंड कर लेना है। मतलब कि आपने प्योर फ्रूट का जूस नहीं निकालना, मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना, थोड़ा डाइल्यूट कर लेना है, और सिर्फ विटामिन सी रिच फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, बाकी किसी का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एप्पल का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आजकल जैसे आपको पता है मैंगोज हैं, मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है, बनानास है, इस तरह आपने अवॉइड करना है। और आपने जो है आड़ू ले लिया, कभी चेरीज ले ली, कभी बेरीज ले ली, और आगे कीवी भी है, मेरे ख्याल से वो भी अच्छी मैं कीवी कहना चाह रही हूँ, कीवी है, आपने उसको थोड़ा सा लिया, सिर्फ 1-2 पीसेस लेने और अपने जग को पूरा पानी से भर लेना। अच्छा, हल्का सा काला नमक डालना है, वो आप फ्रिज में रख लो, थोड़ी देर के बाद आप उसको ऐसे इंटेक करो, वो एक टाइप ऑफ डिटॉक्स वाटर बन जाता है। वो प्योर जूस तो हम इनसे नहीं कह कहेंगे, और वैसे भी गर्मियों में प्योर जूस का इंटेक करना वैसे भी हेल्दी नहीं है। आपको थोड़ी देर के बाद प्यास लग रही है, आप थोड़ी देर के बाद अगर आपने एक फ्रूट खाना है, तो अगर आप प्योर जूस बनाओगे तो आपको 4-5-6 फ्रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आप सारा दिन में, कुछ लोग होते हैं कि वो सारा दिन उनको होता है हमें कोई ना कोई जूस मिलता रहे, हाँ जी, तो इस तरह तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हो और बहुत सारी शुगर नेचुरल कंटेंट आप इंटेक कर लेते हो। तो अगर आपने थोड़ी देर के बाद आपको जूस पीने की आदत है तो फिर आप डाइल्यूटेड फॉर्म में पीना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि अब जो जैसे बच्चियां हैं या बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने ऑफिस आना होता है, उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगी कि सबसे बेहतरीन कौन सा फल है या कौन सा ऐसा जूस है जो उन्हें लाजमी अपनी डेली रूटीन में रखना चाहिए? देखिए, आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत शिद्दत से, तो जितना हो सके विटामिन सी फ्रूट्स का और उन्हीं के जूसेस का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक तो आपकी स्किन बहुत टैन हो रही होती है, आपको धूप और आपको ये जो आप नेचुरल आप लोग ऊपर लगा रहे होते हो अपने फेस के ऊपर प्रोडक्ट्स, हाँ, सन ब्लॉक्स और ये वो बेहतर है कि आप अपनी जो नेचुरल फ्रूट्स के साथ अपनी बॉडी को अंदर से हील करो। आप जो है ना, आड़ू का जूस सबसे बेस्ट है। अच्छा, या आप आड़ू वैसे अपने साथ रखें, या आप आड़ू जैसे वही डाइल्यूटेड फॉर्म में आपने बनाया है। मैं तो जब अपनी क्लिनिक जाती हूँ तो मैंने पूरी अपनी बॉटल वो भरी होती है जूस के साथ, और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि वो प्योर बना लेती हूँ, फिर जहाँ से ठंडा पानी मिलता है उसमें थोड़ा सा मिक्स करके पी लिया, आपने उसको सारा दिन आपका निकल जाता है। तो वो फिर ये एक बेस्ट वे है कि अपने विटामिन सी जो चेरीज हैं वो ले लो, उसको प्रॉपर प्योर जूस बना लो छोटी सी बॉटल में, फिर थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर मिक्स किया, जहाँ पे आपको पानी मिला मिक्स करके पी लिया। ये एक नेचुरल आपका भी है, और आप घर बैठे नेचुरल ORS भी बना सकते हो। ठीक है, आपने चीनी लेनी है, नमक ले लेना है और नींबू लेना है, एक जग में डाल के सिर्फ छोड़ देना है, उसको हिलाना नहीं है।
अच्छा, उसको हिलाना नहीं है। वो जैसे जैसे शुगर खुद डाइल्यूट होगी, अंदर खुद डिसॉल्व होगी, वो खुद ही अपनी वेव्स छोड़ेगी और वो ही पानी आपने पीना है। शुगर को आपने हिलाना मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना। नमक, ठीक है, शुगर, लेकिन और इसकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए? आपने अगर आपका पास जो नॉर्मली हमारे घर में जग होते हैं, आपने 3 चम्मच जो है ना चीनी के, हाँ जी बिल्कुल, आपने चीनी के डाल देना है। और आपने 4 से 5 जो है ना पिंचेस छोटी वाली आपने काली नमक की डाल देनी है, और 2 से 3 नींबू ऐसे ही डाल के जस्ट उसको ढांप देना है। ठीक है, फिर आपने वैसे ही पानी पीना है। डालने से पहले भी इसको हिलाना नहीं है। अच्छा, हिला के नहीं पीना, वैसे ही पीना है, वैसे ही पीना है। जो शुगर और जो नीचे उसका कंटेंट होगा ना, जितना उस टाइम के पानी में चाहिए वो खुद ही नीचे से ऊपर आ जाएगा। जब आप उसको हिलाओगे वो बहुत ज्यादा मीठा और वो फिर एक जो होता है, ठीक है। अदरवाइज आपको बाजार से ओआरएस मिलता है, लेकिन जो बाजार से हम लोग ओआरएस पी, जैसे आजकल मैं ओआरएस पी रही हूँ, तो क्या उसको मिक्स करके पीना चाहिए? नहीं, वो आप मिक्स कर सकते हो उसमें, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि जो नेचुरल, जिनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है, किसी की शुगर लो हो रही है, किसी का बीपी लो हो रहा है, सडन इतनी गर्मी है, तो अगर आप अपने घर में ये सारे लोग बना के रखो। अब कुछ लोगों की बिल्कुल भी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, आपका इतना घर में माशाल्लाह इतने मेंबर्स होते हैं, अपने अलग अलग सब जग में या आप अपने कूलर में इतना बना के ही रख सकते हो, सारा दिन आप वो पानी पियो, वो पी ले। बस ये आपने करना है कि जो घर पे बना रहे हैं उसको मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। या आप आपने ये काम करना है, आपके घर में अगर आप लोगों ने कुछ कूलर्स पानी वाले रखे होते हैं, उसके अंदर आपने कोई 2-3 फ्रूट के पीसेस काट के पूरे कूलर में डाल देना है, या आपने पूरे जग में डाल देना है। फिर 12-14 घंटे के बाद वो फ्रूट निकाल के फेंक देना है, फिर फ्रूट चेंज कर देना है। फिर जितनी आपको डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए होती है वो फ्रूट आपको पानी में दे देता है। प्लेन वाटर जितना पीना चाहो, लेकिन बेहतर है कि थोड़े से न्यूट्रिएंट उसमें आप ऐड कर दो। और आजकल जो भी फ्रूट मिल रहा है, कोई भी फ्रूट है, आपका एप्पल है, आपकी कीवी है, आपकी बेरीज है, आप जो भी आपको इजीली फ्रूट मिलता है। अगर घर में क्यूकम्बर ही पड़ा है ना, लीमू पड़ा है, वही डाल लें उसके अंदर, बनाना और मैंगो, इसके अलावा कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि फालसा आजकल बहुत आया हुआ है, फालसे का जूस पीना चाहिए या खाली फालसा खाना चाहिए? और अगर जूस भी पी रहे हैं तो वो किस तरह हमें इनटेक करना चाहिए उसका? देखिए, फालसा थोड़ा सा आपको पता है विटामिन सी होता है, वो थोड़ा तुरंत तक गला थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो बेहतर है कि आपका जूस फॉर्म में ही ले। वो भी सेम लाइक आपने उसको 2-3 मुट्ठियां ले लेना है, वैसे ही पानी में डाल के ग्राइंड करना, हल्का सा काला नमक या ब्राउन शुगर डाल के, वो भी आपने डाइल्यूटेड फॉर्म में सारा दिन लेना। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्टमक को बहुत वो ठंडा रखता है। आप चाहो तो उसके अंदर एक एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हो, एप्पल का, एक एप्पल और साथ में आपने फालसा लिया और इसको आपने ग्राइंड करके मिक्स करके पानी के साथ पी लेना है। वो ये कि आपको अगर थोड़ा सा, कुछ लोग अगर आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो नेचुरल भी मीठा हो जाएगा, और एक कुछ लोगों को अगर वो पसंद नहीं है तीखी होने की वजह से, तो वो फिर जो है ना एप्पल अपनी स्वीटनेस इतनी छोड़ देगा कि आपको वो मजे का। और इसमें भी विटामिन सी हमें मिलता है, बिल्कुल रिच विटामिन सी। आपको पता है जितने भी ये थोड़े से तीखे फ्रूट होते हैं, ये सारे विटामिन सी रिच होते हैं, और इन्हीं का गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी बीपी के लोग भी, शुगर के लोग भी, आपको मैंने जितनी भी ड्रिंक्स बताती है, मैं जब भी आपके शो पे आती हूँ मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो कि हर तरह के पेशेंट्स ले सके। अच्छा, ठीक है। अब कोई भी मैंने आपको जूस बताए हैं, ये डायबिटिक पेशेंट हैं, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, वो पीसीओएस की फीमेल्स हैं, वो किसी भी काइंड के पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो वो इसको वो इसका इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक जो बड़ी मिथ है कि जो बीपी जिनको हाई का प्रॉब्लम होता है समरा, वो सोडियम तो नहीं उन्हें खाना चाहिए, नमक तो नहीं खाना चाहिए, तो वो फिर ना ही ओआरएस पी सकते हैं और ना ही जो घर में ओआरएस बनता है वो पी सकते हैं। वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए कि क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें नमक का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ओआरएस से उनका बीपी हाई हो जाता है। देखिए, अगर किसी को या किसी पेशेंट को या किसी नॉर्मल इंसान को अपनी इतनी ही केयर हो ना, तो वो बीपी का पेशेंट ही ना बने। वो घर में भी अपने सालन में इतना नमक खा रहा है, वो बाहर के खानों में इतना नमक खा रहा है, फिर जहाँ पे हमें एक गुड हेल्थ के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, फिर वहां पे हम ऐसा काम क्यों करता है? मैं अक्सर मेरी पेशेंट से भी मेरा यही होता है कि अगर हम कोई पेशेंट आए ना, तो ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि पेशेंट आके कहते हैं आप ये डाइट दे रही है, इसका नुकसान तो नहीं है। आप जैसे पिज्जे बर्गर शवारमे आप ड्रिंक्स पी के आ रहे हो, तब आपको नुकसान ही पता चल रहा था। अब आप एक अच्छे वे में शुगर का और सॉल्ट का इंटेक कर रहे हो, ठीक है। अब घर के कुछ लोग सालन बनाते हैं,
बाद में ऊपर नमक कर रहे होते हैं, तब आपको उसके नुकसान नहीं। ये आप एक हेल्दी वे में ले रहे हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। बीपी वाला पेशेंट भी पी सकता है, नॉर्मल डायबिटीज वाला भी पी सकता है, इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अच्छा, दूसरा आजकल जैसे मैंने बात की कि कच्ची लस्सी भी पी जा रही है, शेक्स जूसेस भी, और रो भी पी जा रही है, गन्ने का रस, क्या वाकई ये अच्छा है? और दूसरा ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी जिनको यरकान का मर्ज होता है वो ख़त्म कर देता है अगर वो रो पी रहे होते हैं डेली रूटीन में, तो क्या ये वाकई ऐसा है? ये रो के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कभी भी बाहर से किसी भी उनके ग्लास में या उनके कप में मत पिएं, क्योंकि उनकी शुगर में कुछ ऐसा नेचुरल होता है इंग्रेडिएंट जो कि आपको मज़ीद बहुत सारे इश्यूज की तरफ लेके जाता है। अब अगर बाकी जूसेस की बात करें इंस्टेड ऑफ दैट, तो वो इतने हार्मफुल हमारे लिए नहीं होते कि अगर हम किसी के जूठे ग्लास में या बेशक वो वॉश भी किया हो तो आप उसमें पी लो, जितना इसकी शुगर आपस में कंबाइन होती है। अच्छा। तो बेहतर है कि अगर आपने पीना है या तो अपना बर्तन लेके जाएं या आप डिस्पोजेबल ग्लास में लें, ठीक है। तो इसमें भी बेहतर है कि अगर आप डेली बेस पे अगर आप एक गिलास पी रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो जहाँ पर भी उसको मिले, गर्मी है सारी बात है, वो रो के पी लेते हैं। तो ज़्यादा आप जो है ना मीठे को इंटेक करना, आपको पता है कि बहुत सारे इश्यूज बनते हैं, आपकी कैविटीज़ का इशू हो सकता है। आपको गर्मी में तो ये टाइम होता है आपका स्पेशल वेट लॉस हो जाता है, आप पानी इतना पी रहे होते हो, तो ऐसी मशरूबात ना पिए जो कि बहुत ज़्यादा हाईली जो है ना उसमें शुगर कार्बोनेटेड हो या और जो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि गाढ़ी हो, ऐसे आप डाइल्यूटेड फॉर्म में पिए। अगर आप वो भी ले रहे हो, हमें एक मसला ये है कि हमें मज़ा नहीं आता जब तक वो पूरा गाढ़ा वाला फॉर्म ना हो। तो अगर आप ये भी पी रहे हो, लेकिन कहते हैं जी यरकान इससे खत्म हो जाता है, वाकई ऐसा है? देखिए, इसके ऊपर भी डिफरेंट रिसर्चेस हैं। कुछ कहती हैं कि इसको पीने से वो ज्यादा हाई पे जाता है। अच्छा। क्योंकि आप वो इसलिए कहते हैं कि आप जब उनके डिफरेंट लोगों के ग्लास में पानी ये आप पी रहे होते हो रो, वहां से अगर आपको जो आपको इन्फेक्शन भी लग सकता है, आपको यरकान इवन दो के हो भी सकता है। बिल्कुल। अगर कोई बंदा किसी को यरकान है, वो उधर जाके वो पी रहा है कि मेरा खत्म हो जाएगा, पीछे से कोई बंदा है उसने उसी में पी लिया, तो वो एक होता है मसला। इसलिए मैं कह रही हूँ क्या घर पे बना सकते हैं हम? घर में बिल्कुल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं। गुड़ लेना है, क्योंकि ये भी फॉर्म ही है ना, क्योंकि वो गुड़ उसी से बन रहा है, गन्ने के रस से बन रहा है। गुड़ लेना है या आपने शक्कर ले लेनी है, हल्का सा आपने चाहो तो, मैं काला नमक इसलिए कह रही हूँ कि जब आपका मीठा और नमकीन थोड़ा मिक्स होता है ना, तो वो ये है कि आपके सारे मिनरल्स वगैरह पूरे हो जाते हैं, वो एक ओआरएस की कमी पूरी हो जाती है। अकेला मीठे को लेना वो थोड़ा और इशू बनता है। तो आप हल्का सा गुड़ लें, उसके अंदर बेहतर है कि पुदीने की भी 3-4 पत्ते ऐड कर लें। अच्छा, ठीक है। और हल्का सा काला नमक डाले, पानी डाले, उसको बना लें। घर में रो बन गई आपकी। थोड़ा सा नींबू भी डाल लें और मजे का बन जाएगा आपका। जितना आप अपने घर में उसको एक मजेदार सा बना सकते हैं, आप बनाएं। वो आपका घर में इजीली आपकी गन्ने का रो जो है आपको पीने के आप, और वो ज्यादा हेल्दी होगा और वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर के आप बाहर जाके। अच्छा, इस मौसम में हमें जूसेस का इंटेक ज्यादा करना चाहिए या मिल्क शेक्स भी बहुत से लोग पी रहे होते हैं उसका इंटेक करना चाहिए? नहीं, जूसेस का या पानी का ज्यादा इंटेक करना चाहिए। जूसेस इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। और जो है पानी आपको पता है आप जितना मर्जी जिस फॉर्म में मर्जी आप पिए। शेक्स अगर कोई किसी को पसंद है, किसी को मेरे जैसा है, उसको शेक बिल्कुल नहीं उसके बगैर रह सकता, आप दिन में एक गिलास पी सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट विदाउट शुगर। अच्छा, अगर मैं कभी बाहर से पीऊँ, मैं घर में पीऊँ, आई डोंट गेस कि मैंने कब उसके अंदर चीनी डाली होगी, वो बस ब्राउन शुगर हो या व्हाइट शुगर हो। तो वो फिर जब आप पीते लगते हो ना, आपका टेस्ट वैसे इनहेंस होना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में लगता है फीका फीका, फिर जैसे आप पीते हो आपको उसकी आदत हो जाती है। तो आप पी सकते हो। आप खजूर का घर में बना सकते हो, आप बनाना का बना सकते हो, आप मैंगो है। अब आप ये नहीं है कि आप सारा दिन सुबह भी मैंगो का पी रहे हो, शाम को भी मैंगो का, और बाद में आप कह रहे हो कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरी शुगर स्पाइक पे चली गई है। ठीक है। डायबिटिक वालों को कभी भी मीठी चीज मना नहीं होती, हम उन्हें इससे मना करते हैं, हमें पता होता है उन्होंने इतनी पी लेनी है। ठीक है। तो फिर अगर आप लिमिट में रह के कोई भी चीज खाते हो, वो डायबिटीज हो, आप यकीन करें मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनके 3 वॉल भी हार्ट के बंद है, 2 भी बंद है, मैंने कभी उनको भी कोई चीज मना नहीं की। उन्हें कहती हूँ कि आप दुनिया की हर चीज खा सकते हो, बट एक एहतियात में, एक लिमिट में रह के। सारा कुछ खाने के लिए पोर्शन कंट्रोल आप कर ले तो आप अच्छे तरीके से हेल्दी जिंदगी गुजार सकते हैं और सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा समरा मुझे बताइए कि अब लोग कहते हैं कि जी हम जूसेस का इंटेक ही ज़्यादा करें, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही होती है, सादा पानी नहीं पिया जाता, तो हम उतना पानी का इंटेक नहीं करते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि अगर हम जूसेस पी रहे हैं तो हमारा जो पानी का इंटेक है वो पूरा हो रहा है, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो पूरा कर रहा है हमारा पानी का जो रिक्वायरमेंट होती है? या हमें पानी अलग से 8 से 10 गिलास पीने हैं रोजाना? आपने 8 से 10
क्लास किसी भी फॉर्म में पानी पीना है, वो आप जूस फॉर्म में पिए, वो आप लिक्विड फॉर्म में पिए, बट बेहतर है कि आप सादा पानी को ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। अगर आप जूस अपने पीने हैं तो उसको एक एडिशनल रखें, क्योंकि जितनी गर्मी है 8-10 ग्लास से तो नहीं बनेगा ना कुछ भी। लेकिन ये है कि आप सारा दिन अपने आप को जूसेस पे मत रखें। हाँ, अगर आपने 1-2 ग्लास सुबह पी लिया, 1-2 ग्लास शाम में पी लिए तो मोर देन एनफ। हाँ, बाकी जो है ना वो अपना पानी का इंटेक, आपने वो सादा पानी का इंटेक वो ज़रूर करना ही करना है। हमारे साथ समरा साबिर मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स की रेसिपी समरा हमें बता के जा रही हैं जो आपको इस गर्मी के मौसम से छुटकारा हासिल करा सकती है। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से, और जिसको मसाइलिस्तान भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको एहतजाज का गढ़ भी कहा जाता है कि आए रोज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के सामने, गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया जा रहा होता है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से। अब कल भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है पंजाब असम्बली के सामने। सैकड़ों असातिज़ा, जिसमें मर्द हजरात भी मौजूद थे और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद वहाँ पर हमें नज़र आई, जिन्होंने अपना एहतजाज और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया वहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर। उसमें सरकारी जो मुलाजमीन थे वो भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ उनके जो मुतालबात है वो ये हैं कि जो 13,000 तालीमी इदारे हैं उनमें पेफ की हवालगी के हवाले से उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, और वो कह रहे हैं कि NGOs या निजी लोगों के हाथ में ये डिसीजन नहीं देना चाहिए। ये 13,000 स्कूलों का जो फ्यूचर है उसको दाव पे लगाया जा रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कल का क्या अहवाल था, क्या एहतजाज जो है वो कारआमद साबित हुआ है, किसी ने मुतालिबात माने हैं या मुलाकात या राबते के लिए किसी ने कोई बात की है या नहीं की है। इस पर बात करने के लिए आतिफ़ परवेज़ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और कल भी उस जगह पर मौजूद थे, वहाँ से अपडेट भी कर रहे थे कि किस तरह की सूरत हाल है वहाँ पर। तो उनसे बात करते आतिफ, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, कल की क्या सूरत हाल थी, वहाँ पर आप मौजूद थे, तो क्या वजह है एहतजाज करने की, क्या मज़ीद मुतालिबात हैं असातिज़ा के? देखिए, जब तो बजट करीब आता है हाँ। तब सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि तनख्वाहों में इजाफा, जो दीगर मुतालबात हैं बुनियादी तौर पे तनख्वाहों को लेकर के महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। लेकिन कल जो है वो सरकारी स्कूलों के असातिज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ अजला से आए थे, और उनका मुतालबा यही था कि जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि 13,000 स्कूलों, जिनको प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, उनको निजी शोबे के ताउन से चलाए जाने के, यानी कि स्कूल उनके हवाले किए जाएंगे, फ़ंड्स हुकूमत देगी और वो जो है इंतज़ामी तौर पे इन स्कूलों को संभालेंगे। अच्छा। तो इसके ख़िलाफ़ जो पंजाब भर के मुख्तलिफ़ अजला से असातिज़ा यहाँ पर आए थे, और जॉइंट एक्शन कमेटी जो असातिज़ा की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने मिलकर बनाई है, उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया, और उनका मुतालबा यही था कि हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अच्छा। और ये जो 13,000 स्कूल जो हैं ये निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं, ये ना किया जाए। और इसी पर एहतजाज हुआ। आगाज़ जो है वो चेयरिंग क्रॉस से हुआ, और उसके बाद असातिज़ा जो है रैली की सूरत में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने गए और वहाँ पर इस एहतजाज को ख़त्म किया। तो ये एक बुनियादी वजह थी जो असातिज़ा थे। और दूसरा एलिमेंट जो था वो सरकारी स्कूलों, सरकारी मुलाजमीन थे, जिनका ये कहना था कि ये नून लीग की हुकूमत जब इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग कर रही थी, तो उस वक्त इनकी जानिब से वादा किया गया था कि जो लीव इन कैशमेंट के रूल में तरमीम की गई थी निगरान हुकूमत में, उसको जो वापस लिया जाएगा, बिल्कुल उसको डी नोटिफाई किया जाएगा, जिसके लिए आपको याद होगा कि बड़ा लंबा धरना जो है वो चला था। तो वो भी एक वजह थी जिसके लिए एहतजाज किया गया था। और तनख्वाहें जो है अब नए बजट में बढ़नी है, तो मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई के तनासुब से इसमें इजाफा किया जाए। तो ये 3-4 मुतालबात को लेकर सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर हैं, और अभी तक मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार हो चुके हैं वज़ीर तालीम के साथ भी, और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन है उनके साथ भी। लेकिन अभी तक कोई नतीजा जो है इस पर निकला नहीं, और असातिज़ा का कहना है कि
जब तक ये स्कूलों को जो निजी शोबे के हवाले करने का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मतलब ये तब तक ये जारी रहेगा, कल भी और आज भी वहाँ पर मौजूद हैं या अभी वो फिलफौर चले गए हैं और दोबारा से आएंगे? नहीं, जो कल एहतजाज हुआ था वो तो 2 से 3 घंटे के लिए था। उसके बाद जो है असातिज़ा वहाँ से चले गए। इंतहाई शदीद मौसम में भी असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया गया था और उनका ये कहना था कि ये सिलसिला जारी रहेगा और नए एहतजाज की तारीख जो है वो उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो एहतजाज का सिलसिला या एक तहरीक जो है उसका आगाज़ हो चुका है। अब मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ दिनों में ये एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मौसम गर्मा की छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, तो स्कूलों में तो उतना हर्ज नहीं है तालीम का। असातिज़ा भी छुट्टी पे और बच्चे भी छुट्टियों पर हैं, तो ये गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही ये सिलसिला जो है ये सिलसिला देखा जाएगा। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि अगर 13,000 तालीमी इदारे जो हैं अगर प्राइवेटाइज़ कर दिया जाता है, इन्हें पेफ के हवाले कर दिया जाता है या निजी NGOs के हवाले कर दिया जाता है, तो मसला क्या है? किस वजह से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है? क्या अच्छी बात नहीं है ये एक तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि उनका कि ये स्कूल तो हमारी मलकियत ही रहेंगे। सही। सिर्फ जो कंट्रोल है वो निजी शोबे को दिया जा रहा है। इससे पहले भी जो है पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत जो है 4300 स्कूल जो हैं महकमा स्कूल एजुकेशन के वो चलाए जा रहे हैं। उनको चलाने के लिए फंड्स और किताबें जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन देता है, सिर्फ इंतज़ाम जो है वो निजी शोबे के हवाले है। और ये मॉडल पहले भी चल रहा है, तो अब पीमा और इसके साथ साथ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है इनको मर्ज किया जा रहा है। तो ये 13,000 स्कूल इनके हवाले किए जा रहे हैं। तो असातिज़ा का ये कहना है कि एक तो हुकूमत अपनी जान जो है वो छुड़वा रही है कि ये जो बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अब ये निजी शोबे के हवाले किया जा रहा है और आस्ता आस्ता जो है तमाम 48,000 स्कूल जो हैं वो निजी शोबे के हवाले कर दिए जाएंगे। क्योंकि पहले जो मॉडल ऑलरेडी चल रहा है, जिस तरह आपने कहा कि चल रहा है, तो क्या वो मॉडल सक्सेसफुल है इस वक्त जो रन किया जा रहा है और उसी के थ्रू अब इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए, वो जो पहला मॉडल है उसमें 4300 स्कूल जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो स्कूल अक्सरियत वो अच्छे नताइज उन्होंने शो किए हैं और जहाँ पे बच्चे पहले 50 थे या 10 थे उनकी इनरोलमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसी को देखते हुए अब ये महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसला किया है। और ये जो 13,000 स्कूल हैं यहाँ पर अगर इनकी देखी जाए कारकर्दगी, तो वहाँ पर कारकर्दगी उस तरह की नहीं है अप टू द मार्क जो बेंच मार्क स्कूल एजुकेशन ने तय कर रखे हैं। वहाँ पे इनरोलमेंट नहीं है, इनरोलमेंट जो है वो 50 या 100 के करीब है और ये कुछ कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। दूसरी तरफ असातिज़ा का ये कहना है कि यहाँ पर जो असातिज़ा की जो कमी है, यानी कि कई स्कूलों में एक टीचर है, कई में 2 टीचर हैं। जब टीचर्स ही पूरे नहीं होंगे तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे, कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी? तो ये दो तरफ जो सूरत हाल है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं कि एक तरफ असातिज़ा कहते हैं कि पहले टीचर भर्ती किए जाए और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि अब इन कई सालों से इन स्कूलों की कारकर्दगी को देखते हुए आए हैं, तो अब जो है मज़ीद इसको इंतज़ार नहीं किया जा सकता कि इन स्कूलों में टीचर दिए जाएं और मज़ीद जो है फ़ंड्स इनके ऊपर खर्च किए जाएं। इसके साथ साथ हुकूमत को जो है इस फैसले से बचत भी होगी, क्योंकि जब नए मुस्तकिल टीचर नहीं रखने पड़ेंगे तो उनको जो तनख्वाहें हर साल बढ़ती हैं उसके मुताबिक नहीं बढ़ेंगी, पेंशन जो है ग्रेजुटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो हुकूमत ये भी देख रही है कि इन स्कूलों को निजी शोबे के हवाले करने से एक तो 57,000 जो पोस्टें हैं सरकारी वो ख़त्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पर जो निजी शोबा है वो अपने तौर पर टीचर्स रखेगा, उनको ना ग्रेजुटी देनी पड़ेगी, ना पेंशन देनी पड़ेगी, ना दूसरे अलाउंसेस। मतलब इससे तो हुकूमत को तो फायदा है, तो बहुत ज़्यादा सालाना जो है अरबों रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है हुकूमत को अगर इसके ऊपर अमल पैरा किया जाता है तो। लेकिन अगर असातिज़ा नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, असातिज़ा पहले भी हुकूमत ने जब ये जिस मॉडल की हम पीमा की बात कर रहे हैं उस वक्त भी हुकूमत ने शुरू किया था 10,000, लेकिन बात जो है वो 4300 पर आकर रुक गई थी। ये 2010 में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें ये सिलसिला शुरू किया गया था कि 10,000 स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा, लेकिन असातिज़ा का एहतजाज हुआ, कुछ केस कोर्ट में चले गए, तो सिर्फ 4300 स्कूल ही हो चुके। अब देखें हुकूमत कहाँ तक जाती है, ये 13,000 कर पाती है कि
आधे पे जो है बात खत्म हो जाती है। आधे पे बात डिपेंड खत्म हो करता है जाती है असातिज़ा पे कि वो कितना एहतजाज करते हैं, किस तरीके से। और उन्होंने कहा है कि अगर ये ना हुआ तो हम 7 जून को वफाकी बजट के मौके पर इस्लामाबाद जाकर भी हम लोग धरना देंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब जो ठेकेदारी निज़ाम है वो निज़ाम तालीम को तबाह कर रहा है। ऑलरेडी जो पेफ है या पीमा है वो उसका जो निज़ाम है वो नकारा हो चुका है या नाकाम हो चुका है, लेकिन अगर इससे पहले जो मॉडल देखे जाए अगर वो सक्सेसफुली चल रहे हैं तो फिर हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ डिक्लाइन ही करते जा रहे हैं अपने निज़ाम तालीम में और उसको इन्हांस करने के लिए अगर इस तरह की इकदाम उठाने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात तो नहीं है, हर्ज तो नहीं है इसके अंदर। देखिए हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो एजुकेशन से जो है बचाई जाए। अब यही बात इसमें और भी चल रही है कि हुकूमत का जो लंबा प्लान ये है कि किसी तरीके से इन स्कूलों से मुकम्मल तौर पे जान छुड़ा ली जाए और वाउचर स्कीम जो है वो शुरू कर दी जाए। एक बच्चे को 4,000 या 5,000 रुपया दिया जाए कि वो इन स्कूलों में पढ़े, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, जहाँ मर्जी जाकर पढ़ सकता है। ये भी एक स्कीम जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन के जो है कंसिड्रेशन में है कि किसी तरीके से वाउचर स्कीम जो है वो सामने आ जाए, क्योंकि हर साल किताबों की मद में 8-10 अरब रुपया खर्च करना पड़ता है। कोई 500 अरब जो है वो स्कूल एजुकेशन का बजट है, जिसमें से बड़ा जो है चंक वो तनख्वाहों की नज़र हो जाता है, पेंशन की नज़र हो जाता है, ग्रेजुटी की नज़र हो जाता है, लीविंग कैशमेंट जो है वो चली जाती है। तो हुकूमत इससे जान छुड़ाना चाहती है। वो कहती है कि जो वाउचर स्कीम आ जाए या इसी तरीके से जो निजी स्कूल, निजी NGOs जो हैं या निजी इदारे जो हैं वो स्कूलों का कंट्रोल संभाले, हुकूमत जो है वो फंड्स फराहम करे, मुफ्त किताबें दे दे, लेकिन इंतजामात जो हैं वो निजी जो उनके पास वो टीचर भर्ती ना करना पड़े। लेकिन ये एक लंबा प्लान है। अभी तो ये 13,000 स्कूल हैं और साथ साथ 1 लाख जो इस वक्त स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज है उसको पूरा करने। लेकिन उस हवाले से नोटिफिकेशन भी तो एक आया ना कि नौजवान और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनके लिए अब वज़ीर तालीम, अच्छी खबर आई है। बिल्कुल, वज़ीर तालीम की जानिब से ऐलान तो किया गया है कि 20,000 20 से 30,000 जो असातिज़ा भर्ती करने का वो भर्ती किए जाएंगे। अब वो गर्मी की छुट्टियों में है। ये ऐलान हमने जो है PTI की हुकूमत में भी सुना। 2 दफ़ा उन्होंने ऐलान किया कि मुराद रास साहब ने भी किया था, हाँ जी, 31,000 टीचर जो है भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन उस हुकूमत में नहीं हो सका। नून लीग की जो पिछली हुकूमत थी 2013 में जो आई थी, उसमें ही 2 दफ़ा असातिज़ा की बड़ी तादाद में भर्तियाँ हुई थी। सिर्फ 2013 में हुई? 2013 और 2016 में। वो 5 साल थे उसमें ही हुई थी। उसके बाद 6 साल हो गए इस वक्त तक कोई भी जो है नई टीचर जो है भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो टीचर्स की खाली पोस्टें हैं इसकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अभी 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन अब फिर हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि नई हुकूमत ने ऐलान किया है कि 20 से 30,000 असातिज़ा जो हैं भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए जो तरीक़ाकार है, जो पॉलिसी है वो फाइनल की जा रही है और कोई NTS के ज़रिए से ये भर्तियाँ होंगी। लेकिन मतलब क्या कोई क्राइटेरिया बनाया जाता है कि इतनी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए या ट्रेनिंग्स होती है, किस तरह इनको भर्ती किया जाता है? देखिए, ये पहली दफ़ा अब ये कहा जा रहा था कि जो टीचर भर्ती होंगे उनके लिए सर्टिफिकेशन यानी टीचिंग की सर्टिफिकेशन होना लाजमी है कि वो किसी एक इदारे से जो सर्टिफिकेट हो उनके पास के इनको टीचिंग का तजर्बा है, इन्होंने कोई ना कोई ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, उसके वो लाजमी होगा इन भर्तियों के लिए। NTS का टेस्ट तो होगा ही, साथ साथ सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर की जाएगी। तो ये भी कहा गया है कि साथ साथ ये हुकूमती अदारा कोई नहीं करेगा, थर्ड पार्टी से जो भी ख्वाहिशमंद है टीचर बनने के वो सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, NTS का जो पेपर है वो पास करेंगे, फिर इंटरव्यूज़ होंगे और उसके बाद इनको जो है भर्ती कर लिया जाएगा। दूसरी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो अलग है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज होती है, और उसके साथ साथ कुछ पिछली दफ़ा जो भर्तियाँ हुई थी उसमें नंबर थे जिन इज़ला से यूनियन कौंसिल से रहने वाले हैं, अगर वहाँ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उनको कुछ अजाफी नंबर भी दिए जाते थे। तो अब महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम और जिसके साथ साथ जो वज़ीर तालीम है सिकंदर हयात, उनकी जानिब से ये ऐलान तो कर दिया गया है कि गर्मी की छुट्टियां जो हैं इसके दौरान इन असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा और ये 20 से 30,000 है। और उसके साथ साथ और जो टीचर्स की कमी है उसको कम करने के लिए रैशनलाइजेशन का भी कहा गया है। रैशनलाइजेशन से मुराद ये है कि जिन स्कूलों में असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है उनको उठा के उन स्कूलों में लाया जाएगा जहाँ पर इस वक्त असातिज़ा की शॉर्टेज है। तो रैशनलाइजेशन है, और इसके साथ साथ जो नई भर्तियाँ हैं उनको भी महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऐलान किया गया है कि
शॉर्टेज को पूरा करने के लिए 2 तरह की हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस पर भी हम मज़ीद बात करते हैं। अभी हमें टेलीफोन लाइन पर 2 गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राना लियाकत साहब हैं, हेड ऑफ़ टीचर्स एसोसिएशन है, और उनके साथ साथ मुज़म्मिल महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि हेड ऑफ़ टीचर्स लीड हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी। एहतजाज किया जा रहा है कल से और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, लेकिन बताइएगा क्या मुतालिबात हैं और क्या अभी तक किसी ने राबता किया इंतज़ामिया की तरफ से या निज़ाम तालीम के हवाले से, किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। बात यह है कि हम एक अरसे से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि अगर आपने किसी किस्म की भी कोई इस्लाहात करनी है या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो आप कम अज कम स्टेक होल्डर से या सिविल सोसाइटी से जरूर बात करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमारे फैसले जो है वो ड्राइंग रूमों में होते हैं और उन लोगों के जरिए किए जाते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अब जिन 13,000 स्कूलों की आप बात कर रही हैं, ये पिछले 6 साल से असातिज़ा से महरूम है। अच्छा। अब ऐसे कभी नहीं होता कि घर में कोई 4 या 5 बच्चे हों और उनमें से एक बच्चा बीमार रहे तो हम उसको निगलेक्ट करके किसी यतीम खाने में भेज जाएं या किसी और के हवाले कर दें। नहीं, हम उसका इलाज करवाएंगे और उसकी बीमारी तलाश करेंगे कि असल वजह क्या है। इन अदारों की अगर तादाद, पहले तो मैं कहूंगा कि तादाद तो मौजूद है उनके पास। अगर एक टीचर 50 बच्चों को लेके बैठा हुआ है और वो 50 बच्चों में 6 क्लासेस के बच्चे हैं, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि वो टीचर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा? वो तो काम कर रहा है। कोताही किसकी है कि जिन्होंने वहां पर टीचर प्रोवाइड नहीं किए। जब एक टीचर प्रमोट हो गया या रिटायर हो गया तो उसकी जगह पर एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगले ही रोज वहां पर टीचर मिल जाए। अब जिन लोगों को आप ये स्कूल हवाले करने जा रहे हैं, आप पहले उनकी कैपेसिटी तो देखें। लेकिन राना लियाकत साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऑलरेडी ये वाला जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं, जो ऑलरेडी 4300 स्कूल्स इसके अंडर चल रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने बड़ी अच्छी आ रही है। और अगर ये इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 13,000 स्कूलों के ऊपर, तो मसला क्या है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जब हमारे ये 5,000 तालीमी इदारे आज से कोई तकरीबन 5-7 साल पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए प्राइवेट लोगों को दिए गए, तो वो इनको चलाने में नाकाम हो गया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 7,000 स्कूल पहले थे। अच्छा। जो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से मुआहदे कर रखे थे। ठीक है। अब जब वो नाकाम हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक और डिपार्टमेंट पैदा कर लिया जिसको पीमा कहा जाता है, और पीमा के जरिए हमारे ये 5,000 जो स्कूल दिए गए थे जिनको वो चलाता रहा, उसमें से 500-600 स्कूल आज भी ऐसे हैं कि जो वो नहीं चला पाया। ठीक है। सिर्फ वो स्कूल चलाए कि जो चल सकते थे। अच्छा। लेकिन अब क्या हुआ कि वो पीमा को भी दोबारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में मर्ज किया जा रहा है। इसका मतलब कि पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन नाकाम हुआ, उसके बाद अब पीमा नाकाम हुआ, अब पीमा को उसमें मर्ज करके फिर दोबारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को जो है ना वो तवाना करने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा कि मुराद राज साहब के दौर में पंजाब एजुकेशन के ऊपर इतनी उंगलियां उठी थी कि इन्होंने अपना जो बच्चों का डाटा है गवर्नमेंट से पैसे लेने के लिए वो बढ़ा चढ़ा के बयान किया। जब उन्होंने सर्वे करवाया तो पता चला कि वहां पर 10-12 लाख बच्चा ही नहीं है। इनके पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि ये किसी अदारे की मॉनिटरिंग कर सकें या उसकी जांच पड़ताल कर सकें। इम्तिहान ये जब आदमी अपने स्कूल का इम्तिहान खुद ही लेगा तो वो जैसा रिजल्ट दे दे। अब हमारे पे ये कदरन होती है कि हमने बच्चों का इम्तिहान पैक के जरिए करवाना होता है और हमारे रिजल्ट को मॉनिटर किया जाता है, हमारे टीचर की अटेंडेंस को मॉनिटर किया जाता है, हमारे टीचर की क्वालिफिकेशन को मॉनिटर किया जाता है। तो हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि तालीम जो है इसको अगर आप ठेकेदारी निजाम के जरिए चलाना चाहेंगे तो फिर इस मुल्क में आपने ठेकेदारी निजाम का हाल देखा हुआ है कि आपने जिस अदारे को भी ठेके पर दिया उसका बेड़ा गर्क हुआ और फिर आपको
उसको खत्म करना ठीक है, पड़ा। आपका पॉइंट आ गया कि ठेकेदारी निज़ाम नहीं चल सकता और उनके हवाले नहीं करना चाहिए। मैं मुजम्मिल महमूद आपको जो है ना शामिल करना चाहूँगी। मुजम्मिल, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? क्या एहतजाज ही एक ऑप्शन है कि एहतजाज करेंगे तो हमारे जो मुतालिबात हैं वो माने जाएंगे? और क्या कल जब आप लोगों ने एहतजाज किया है तो क्या किसी इंतज़ामिया के बंदे ने रब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए और सेटल डाउन किया जाए इस मसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आतिफ भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और राना लियाकत साहब ने उनकी काफ़ी बातें बहुत हद तक दुरुस्त है। मैं बेसिकली कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे जी। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन है या ये ठेकेदारी है या स्कूलों को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी और एहतजाज का मकसद सामने नहीं आएगा। अच्छा। किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि आप उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई पैसे ले रही है लोगों से। या नंबर 2, मुफ्त तालीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 5 साल से 16 साल के बच्चों का बुनियादी हक है, उनको उस मुफ्त तालीम से अगर महरूम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद उन बच्चों को फीस देनी पड़े तो भी कहा जाएगा कि ये स्कूल बेचे गए, ठेके पे दे दिए गए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इस बात को समझा जाए जी कि ये जैसे अभी आतिफ भाई फरमा रहे थे, ये नॉन परफॉर्मिंग स्कूल है। ऐसे स्कूल हैं जिनकी एनरोलमेंट 50 से कम है या ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 560 से ज्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें टीचर्स ही नहीं है। ट्रू। अब अगर उस्ताद ही नहीं है तो पढ़ाई क्या हो रही है जी वहां? अच्छा, फिर 11,000 11,500 स्कूल ऐसे हैं जिनमें या एक टीचर है या 2 टीचर्स हैं। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, 6 डिफरेंट लेवल्स के बच्चे सामने बैठे हों 6 डिफरेंट क्लासेस में और इंसान 1 या 2 हो तो वो एक वक्त साहब, में क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, मैं चाहूंगी कि हल क्या है, हम हल की तरफ भी आ जाएं। आपको क्या लगता है हल क्या है इसका? बड़ा आसान है। देखें जी, बात समझ लें। एहतजाज की जो लॉजिक दी जा रही है वो ये है कि लोग अपनी जॉब से महरूम हो रहे हैं। जी। मसला ये है कि इन स्कूलों में जो 23,000 गवर्नमेंट के असातिज़ा हैं उनमें से कोई एक भी अपनी जॉब से महरूम नहीं हो रहा। सही। किसी एक के सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं लाई जा रही। ठीक है। किसी एक की जो दीगर मराहत है उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। जैसे अभी आसिफ भाई ने कहा, रैशनलाइजेशन हो रही है। जी जी। और इससे पहले कीमा मॉडल में जो स्कूल्स को दिया गया उसमें 3 लाख बच्चों से बच्चे 6 लाख पे चले गए, जिसका मतलब है बेहतरी आई। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये बेहतर और दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं अगर हम इस मॉडल को ऑप्ट कर लेते हैं तो? इससे बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा। और ना सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि जो 76 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने में मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा निज़ाम। ठीक है जी। मुजम्मिल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और राना लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने अपना अपना स्टांस जो है हमारे सामने रखा और आतिफ परवेज़ ने भी हमें ज्वाइन किया था। आतिफ, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, हमने तीनों जो एस्पेक्ट्स थे वो आपके सामने रखे हैं कि किस तरह इस चीज़ को लेकर चला जा सकता है और इसका जो हल है वो भी हमने आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और जो असातिज़ा है वो मिल बैठकर इसका हल ज़रूर निकालें। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में ना बहुत से लोग अपनी डाइट का गलत इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से बहुत से लोग फिर बढ़ती उम्र में मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल की शिकायत करते हो और बहुत से अफरादों को बीमारियां भी लग जाती हैं और जिनको वो संजीदगी से नहीं लेते हैं, फिर मुस्तकबिल करीब में उनको ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ मसाइल को डॉक्टर्स के साथ तो सामने तो रखते हैं लेकिन मुतालिका डॉक्टर से रुजू नहीं करते हैं। फिज़ियोथेरेपी जो है वो हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों की तकलीफ़ का एक मौसर तरीका इलाज है और आजकल बेशुमार अफराद हैं वो गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो रहे हैं। इसकी एक अहम वजह है कि ज़्यादा एक तो हमारा बैठे रहना, दूसरा ऑयली
चीज़ों का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और हम में से बहुत से लोग हैं जो ये जानते ही नहीं है कि जनाब हमने किस पोस्चर में सोना है, हमने बैठना कैसे है, और इन वजूहात की वजह से ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इन तमाम मसाइल का हल कैसे मुमकिन है और हम किस तरह अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट महविश ज़ेब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। महविश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, ये बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, और दूसरा ये कि अगर इन जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उन्हीं से अगर शुरू कर लिया जाए तो वो फ़िज़ियोथेरेपी करवाने का उनको क्या फ़ायदा होता है उस बढ़ती हुई उम्र में? देखिए, सबसे पहले तो जो बुज़ुर्ग अफराद हमारे घर में हैं, एक तो उनका एज काफ़ी हो चुकी होती है, उन्होंने अपना जो पोस्चर है बिल्कुल वो इस तरह अडॉप्ट कर लिया होता है कि वो फ्लेक्स्ड पोस्चर में आ जाते हैं, ठीक है। फ्लेक्स्ड पोस्चर में आए हैं तो जो हमारे बैक के मसल्स हैं वो टाइट होंगे, हाँ। हमारे जो मोहरे वर्टिब्रास हैं वो असल में उनकी ये अलाइनमेंट होती है। अच्छा। लेकिन जब वो फ्लेक्स्ड में आते हैं तो ये ओपन हो चुके होते हैं। उनकी बॉडी जो होगी वो हमारी जो डिस्क होती है, जो बेसिकली हम शॉक अब्जॉर्ब कर रही होती हैं जब हमें कोई जर्क लगता है या जंप वगैरह तो शॉक अब्जॉर्ब, वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने से जो उसका फ्लूइड बाहर आएगा या डिस्क स्लिप हो सकती है, तो हमारी जो नसें गुजर रही होती हैं एक तो उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जिससे जिस हमारे बॉडी पार्ट को वो सप्लाई कर रही होंगी वो उसका फंक्शन जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जब वो आगे फ्लेक्स्ड पोस्चर में आएगा उसके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर, जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं वो प्रॉपर एक्सपैंड ही नहीं कर पा रहे होते हैं, जिससे उनको ब्रीदिंग का इशू आ सकता है। दूसरा, हम जब उनकी बैक ज़ाहिर है वो फ्लेक्स्ड पोस्चर में आ गए हैं तो हम लोगों ने क्या करना है कि उनके बैक के जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, वो उनको उतनी सपोर्ट ही नहीं दे रहे कि उनका जो पोस्चर है उसको मेंटेन किया जा सके। हम उसके लिए क्या कहते हैं कि उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, पट्टों को मजबूत बनाते हैं, और जो हमारे आगे एब्डोमेन के कोर के जो मसल्स होते हैं हम लोग उनको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। अच्छा। ताकि वो वापस बैक अपनी पोजीशन में जा सके। इसमें हम लोग उनके पोस्चर को उनको गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, पेशेंट को एजुकेट बहुत जरूरी है। लेकिन वो उस उम्र में आ जाते हैं कि समझें कि वो ना सही तरीके से चल सकते हैं, ना उठ बैठ सकते हैं, सीढ़ियाँ भी नहीं इवन दो चढ़ सकते हैं उस उम्र में आके, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही तो मैं आपको, एक्सरसाइज से पहले हम लोग उनके पोस्चर पे उनको एजुकेट करेंगे ना कि आपने अगर बैठना है, फॉर एग्जांपल सिटिंग में है तो आपने टेक लगा के बैठना है। अच्छा। पीछे पिलो रखें, अपने पिलो को यूज़ करें। फिर उनकी जाहिर है ओल्ड एज में हम लोग फिर फिजियोथेरेपी का भी बड़ा करते हैं, सेफली यूज़ करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में ये फ्रैक्चर का बड़ा हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का बड़ा चांस हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस उनकी ज़रूरी है कि आपने ये करना है। डीप ब्रीदिंग हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। अच्छा। जिससे उनकी एक तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है, रेस्पिरेशन उनकी बेहतर हो रही है। इससे ज़रा वो स्ट्रॉन्ग, उनके पट्टे मजबूत होंगे तो वो क्या है कि उनका जो फेयर ऑफ फॉल है, क्योंकि एक तो हमारी ग्रेविटी भी आगे शिफ्ट हो रही है, जाहिर है ग्रेविटी का हमें मूव करने में बड़ा एक रोल है, ग्रेविटी भी उनकी शिफ्ट हो रही है, तो वो ज़रा अपने पोस्चर को उठते बैठते सोना कैसे है हम लोग सारा फिर उनको एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं कि आपने ये करना है, तो फिर वो फ्रीली टू मूव कर सकते हैं ना कि इंडिपेंडेंटली। फेयर ऑफ फॉल, रिस्क ऑफ फॉल जो है वो उनका थोड़ा ख़त्म हो जाता है, और वो ज़रा उनमें एक कॉन्फिडेंस है कि ठीक है जी मैं गिर नहीं सकता, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन इस उम्र में आपको मोहरों का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो तो बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर होता है, मतलब वो तो ज़्यादा ही माजूर समझ लें कि माजूरी का शिकार हो जाते हैं कि वो चल फिर भी बहुत मुश्किल से, ख़वातीन भी और इवन दो के मर्द हजरात भी, तो उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि पोस्चर का ख्याल रखें या बाकी? मोहरों का जो इशू है ना असल में ये एक क्रॉनिक, मतलब एक लंबा प्रोसेस है। इसमें होता है कि हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते, पोस्चर रॉन्ग पोस्चर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसमें ये स्लोली डेवलप होता है, ठीक है। एकदम से आपको मोहरों का इशू शुरू नहीं हो गया, एकदम से जो होता है वो है कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, आपको वो फिर है। लेकिन अगर जब आप एज रिलेटेड बात करेंगे तो वो आपने स्लोली डेवलप किया है उस चीज़ को, और उसको फिर आपको रिकवर करने में या उसको इम्प्रूव करने में फिर टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि आजकल जैसे मैं तो कहूँगी कि जो टीनेजर्स हैं वो भी, उसके अलावा जो एडल्ट्स हैं जो 20 अबव हैं, 30 अबव हैं,
उनके अंदर भी कमर दर्द और पट्ठों में खिंचाव और ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, गर्दन में दर्द, ये बहुत ज़्यादा है। हर कोई जो है ना वो यही शिकायत कर रहा होता है जी, कमर में दर्द बहुत है, पट्ठे खिंच जाते हैं, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है? इसकी वजह जो हमारे अडल्ट्स में है ना, टीन एजेस में ज़्यादा तो है फ़ोन का यूज़। अच्छा, ठीक है, या हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक्स गोद में रख ली हैं, झुक के मैं पढ़ रही हूँ, मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, मेरा स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा कुशन यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरे ये बैक के सारे मतलब स्ट्रेच आएगा ना, ठीक है। जो अडल्ट में है वो तो ये है कि हमारा पोस्चर मेन चीज़ है हम लोग। और पट्टों का जो असल में इशू शुरू होता है ना, ये है कि हमारे बॉडी एक ही पोजीशन में रहेगी। अच्छा। उसका खिंचाव आएगा, टाइट हो जाएंगे, सख्त स्टिफ होंगे पट्टे जब हमारे। तो एक जो पट्टों का असल में मेन इशू है ना, लोग इसको इतना फोकस ही नहीं कर पाते। एच बी जो खून की कमी है, हमारे पास खून की कमी होगी हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी पेन शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी पेन शुरू होगी, आप फटीग में लेजी रहोगे, ठीक है। और या एक होता है कि आप ओवर स्ट्रेच मसल को कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहे हो, कोई जैसे टेनिस हम लोग खेलते हैं, रेपिटेशंस कर रहे हैं ना, उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर रेपिटेशन कर रहे हैं डिफरेंट, वो फिर आ जाता है ना कि आपका इशू क्या रिलेट कर रहा है। जब हम लोग हिस्ट्री पर इवेल्युएट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप उनको रेस्ट का एक पीरियड दें, ठीक है। रेस्ट क्योंकि वो ओवर यूज़ की वजह से फटीग में चले गए हैं। फिर यह है कि आप अगर हॉट बाथ लें, शावर, अच्छा। ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट आप यूज़ कर सकती हैं, या मसल्स आपके वीक हैं उनको स्ट्रेंथन करें। उसके लिए फिर हमारे पास आगे स्ट्रेंथन के लिए एक्सरसाइजेज हैं, हम उनको फिर गाइड करते हैं कि आपने कैसे लेके चलना है। होम प्लान घर में कैसे कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजियो का डेली सेशन लेने ही आए, क्योंकि इतना लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं डेली हम लोग और फिर आना जाना भी होता है कि हम लोग कैसे आएँ। और तो घर में किस तरह की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं? घर में हम लोग एक्सरसाइज उनको सेल्फ के लिए बताते हैं। अच्छा। कि सेल्फ अपने आप को आपने कैसे कोई स्पोर्ट कैसे यूज़ करके करना है, आपने अपने मसल्स को स्ट्रेच कैसे करना है, या सप्लीमेंट्स किस तरह यूज़ करने हैं। क्योंकि आजकल हमारी डाइट का भी कोई इतना, स्टूडेंट्स लाइफ में तो फिर वो वैसे ही हो जाता है कि खाना पीना जो है जंक फूड खा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो घर में फिर हम लोग उनको एक होम प्लान प्रॉपर, अब जो उनका इशू है अप्रोप्रिएट उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनको होम प्लान देते हैं कि आपने खुद कैसे करना है। डेली तो जाहिर है वो हमारे पास आ नहीं सकते, और फीमेल्स के लिए तो वैसे भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन जिस तरह हम एडल्ट्स की तो बात के लिए होम प्लान होता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए क्या? फिर एक तो उन्हें बताया जाता है कि अपना पोस्चर ठीक करें, दूसरा उनको किस तरह की फिर एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनको घर में किस तरह की एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है कि वो घर पे कर सकते हैं? जो बुजुर्ग है ना, बेसिकली उनकी एक तो मसल्स स्टिफ और बल्क, वो रेंज ही अपनी पूरी नहीं कर पा रहे होते बुजुर्ग जो है। उनको सबसे पहले तो हम लोग करते हैं कि अपनी जो मसल्स की पूरी रेंज है ना उसको कंप्लीट करें। अच्छा। क्योंकि जब घर में भी हम लोग डेली एक्टिविटीज़, अब हम बहुत सी खवातीन भी हैं वो कहती हैं कि जी हम घर के काम तो कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज हो रही है। वो एक्सरसाइज तो हो रही, मतलब आप यूज़ तो कर रहे हो अपने मसल्स को, लेकिन जो उसकी प्रॉपर लेंथ है आप उसको नहीं लेके जा रहे हो। हम उनको फिर कहते हैं कि अपनी जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होती है ना, कि पूरी रेंज कंप्लीट करें, आपने ये करना है। और जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें वेट उतना ना हो, आपको हल्का वेट हो, जिसके बाद आपके, क्योंकि बोन्स वीक हो चुकी होती है, फ्रैक्चर, आप अपने आप को या असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करें, चलते हुए अगर आ रहा है तो एड्स यूज़ करें, वॉकिंग एड्स यूज़ करें। और मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या करना है। स्लीपर्स अगर आप पहन रहे हो तो कंफर्ट शूज़ होने चाहिए। अच्छा। आपके फ्लोर के साथ उनकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है। ये तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। जो दूसरा आर्थराइटिस का जो मसला है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्या उसके अंदर कोई ख़ास किस्म की वर्जिश कराई जाती है या बिल्कुल भी कराई नहीं जाती है? आर्थराइटिस जो है ना, असल में हमारा जोड़ों का दर्द जो शुरू हो जाता है। मोस्टली तो ये होता है कि हमारे एज रिलेटेड ये होता है कि आपको एज के साथ साथ ज़रा आपका हमारे डिस्क, या अगर स्पाइन में ये इशू आ रहा है हमारे, तो वो डिस्क की जो हाइट है वो कम हो रही होती है, हमारा वाटर फ्लूइड जो है वो उसका कंटेंट डिक्रीज़ हो रहा होता है। और वो लेकिन इसका जो इसके लिए जो इसमें होता क्या कि हमारे जोड़ों के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो रही होती है, जगह कम हो रही होती है, हमारे जोड़ एक दूसरे के साथ रगड़ खा रहे होते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड अंदर पड़ा होता है, कुशनिंग प्रोवाइड कर होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एज रिलेटेड है ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ आपकी ये चीज़ें जो हैं वो
हो रही होती हैं, तो उनका वो रगड़ खा रही होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जोड़ों का दर्द, ये हमें आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे नी का आर्थराइटिस है, इसमें एक मेजर रोल ओबेसिटी का भी होगा। अच्छा। क्योंकि हमारे पास वेट है ना एक्स्ट्रा, हमारे मेजर वेट बेरिंग जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें हमारा हिप आता है, घुटना, नी है, एंकल है, ठीक है। अब नी पे अगर मैं एक्स्ट्रा ही वेट डाल रही हूँ, ठीक है, मेरे लेग के मसल्स वीक हैं, मैं एक्स्ट्रा वेट डाल रही हूँ, स्पेस उस पर कम हो रही है, और ये तो है कि अगर ओबीस वुमेन है ना, उसमें एज़ कम्पेयर टू हेल्दी वुमेन 4% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आगे आर्थराइटिस में चली जाएं। अच्छा। और 5% चांसेस होते हैं कि मेन जो हैं वो मोर प्रोन टू आर्थराइटिस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी जो होते हैं। तो इसका हल क्या है, क्या हल देते हैं आप लोग? हल जो है ना आर्थराइटिस का ये है कि एक दफ़ा आर्थराइटिस आपके पास डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग रिवर्स बैक नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, इसके लिए हम लोग गाइड करते हैं पेशेंट्स को कि आप फिजियो के सेशंस लें, जिसमें हम लोग उनको ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, मूवमेंट करा रहे होते हैं। जाहिर है उनकी एक ओबेसिटी है तो उसकी वजह से फैट होगा और वो स्वेलिंग वगैरह सारी आ रही होती है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, उसको हम लोग कम करने के लिए घर में बता देते हैं कि अगर आपके जोड़ों पे सोजिश आ गया, सूजन आ गया, तो घर में हम उनको ये बता देते हैं कि आप आइस का बर्फ़ ठंडी टकोर करें अपने ऊपर, या अपने आप को वॉक में लेके जाएं, रेस्ट दें, क्योंकि रेस्ट से हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत ज़्यादा रेस्ट से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है हमें इससे। तो हम लोग रिलीफ में ये जा रहे होते हैं। दूसरा ये कि एक जो आर्थराइटिस की एंड स्टेज है ना, हम इसके प्रोग्रेशन को कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल रिवर्स बैक नहीं कर सकते। हम उसको जहाँ उसने 10 साल में हमें डैमेज करना है, अगर हम उसकी फिजियो करा रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं कि आपने घर में ये चीज़ करनी है, ये करनी है, ठीक है, तो उसने जो 10 साल में मतलब जो 5 साल में उसने डैमेज करना, तो वो जाके आगे 10 साल में उसको वो उतना इफेक्ट करेगा। और इसका एक एंड स्टेज ये है कि अगर आप उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे कि चले ठीक है जी जोड़ों का दर्द है, क्योंकि हमारी औरतें इतना नहीं करती कि एज के अकॉर्डिंग भी हमारी माएँ भी इतना नहीं करती, तो उसके लिए एक होता है एंड स्टेज, आपकी रिप्लेसमेंट हो जाती है उस जॉइंट की। लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको फिजियो के सेशंस लेना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपने इतना टाइम जो आपका रिप्लेसमेंट में इमोबिलाइज रहा, मतलब मूव नहीं कर पा रहे थे आप, तो उसके लिए भी री एजुकेट हम लोग मसल्स को कर रहे होते हैं कि अपना वो फंक्शन प्रॉपर रीस्टोर दोबारा से कर सकें। ठीक है, मतलब फिजियोथेरेपी के थ्रू इन तमाम तर चीज़ों को हल किया जा सकता है, आर्थराइटिस का मसला भी हल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि बढ़ती उम्र में जो हमारे घर के बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, उन्हें ख़ास करके ये दर्दें, जोड़ों का दर्द और पट्टों का दर्द बहुत होता है, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी कराना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हमारे साथ महविश ज़ेब मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। महविश, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।